गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। ये टॉपिक हम लोगों ने कुछ महीने पहले भी किया था लेकिन दोबारा से न्यूज़ में है। इससे पहले हम लोग इसके आस-पास कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। एक इंटरनेशनल जीनोम सीक्वेंस प्रोग्राम है, वो भी हम लोगों ने किया था। इंडिया का खुद का अपना भी एक जीनोम सीक्वेंस जो है वो इनिशिएटिव है, वो भी हम लोगों ने किया था। लेकिन आज हम लोग जनरल बातें करेंगे जीनोम सीक्वेंस के बारे में। ये होता क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी नीड हमें क्यों है? चैलेंजेस क्या-क्या हैं? वे फॉरवर्ड क्या है? तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है आपका साइंस वाले सेक्शन से, जीएस पेपर 3 से। उसके अलावा आजकल इंडिया-कनाडा का जो इश्यू चल रहा है, तो फाइव आई अलायंस दोबारा से न्यूज़ में है, ये क्या है? थोड़ा-सा बात करेंगे, 2 लाइन का टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए थोड़ा-सा कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू रिसर्च फाउंडेशन इंडिया ने अभी लॉन्च किया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बारे में बात करेंगे, ये भी मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप जीएस पेपर 2-3 कहीं से भी कवर कर सकते हैं क्योंकि जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जीएस पेपर थ्रू में इसको हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द मेंस। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, तो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारी अप्रोच होती है कि नॉर्थ ईस्ट एक सिंगल यूनिट है, एक होमोजीनियस यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक काफ़ी ज़्यादा हेटेरोजीनियस यूनिट है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, लेकिन ये जो आज वाला सेक्शन है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। आज मैंने यहाँ पे एडिटोरियल इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एक एडिटोरियल जो मुझे लगा था वो वीमेन रिजर्वेशन के बारे में ही था, जो मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। बट उसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो क्योंकि उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए आज मैंने जो है साइंस वाले टेक्स्ट सेक्शन से भी काफ़ी लंबा टॉपिक लिया है। 2 टॉपिक हम लोगों ने टेक्स्ट वाले सेक्शन से लिए हैं, तो इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है जी? उसके अलावा एक तो बीच में एडिटोरियल मैंने सेक्शन में एक आधा जो आर्टिकल है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। लेकिन हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में आपको बताता चलूँ, ये हमारा करंट अफ़ेयर के साथ-साथ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी है। करंट अफ़ेयर का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है, देखिए ये वाला सैटरडे को हम लोग इसको करते हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफ़ेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं आपको कवर करवाता हूँ। ये क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हो। एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, कंटेंट पे आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाती है, तो फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होता है। आंसर राइटिंग स्किल सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आंसर राइटिंग की टेक्निक जो है अलग होती हैं। जैसे अगर आप बात करें, जैसे साइंस एंड टेक की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं होता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का। लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं या जीएस पेपर 4 की बात करते हैं या पॉलिटी वाले कुछ सेक्शंस की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर सब्जेक्ट में अलग तरह से लिखना होता है, अलग तरह का कंटेंट होता है, उसका अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, प्रयास प्रोग्राम के बारे में आप जान सकते हो। अगर किसी को फाउंडेशन कोर्स जॉइन करना है, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानना है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये क्यूआर कोड स्कैन करके करंट अफेयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। जो एक बात करता है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की, द स्टोरी ऑफ हाउ साइंटिस्ट फाउंड आवर एंसेस्टर्स ऑलमोस्ट वेस्ट वेंट एक्सटिंक्ट। देखिए, अभी इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन हैं, हम हैं ह्यूमन सेपियंस, ठीक है? हम ह्यूमन सेपियंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ही एंसेस्टर से आए हैं। लेकिन इससे पहले हमारे दूसरे कज़िन्स भी हुआ करते थे। कोई भी होमो होमिनिड थे, होमो इरेक्टस थे, निएंडरथल्स थे, वो भी हमारे कज़िन्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे सब एक्सटिंक्ट हो गए, अभी हम लोग सिर्फ़ होमो सेपियंस ही बचे हैं। लेकिन होमो सेपियंस की स्टोरी भी बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम सबको अच्छे से पता है कि बहुत साल पहले अफ्रीका के रीजन से, जो ग्रासलैंड है अफ्रीका में, वहाँ पे होमो सेपियंस इवॉल्व हुए थे। उसके बाद अराउंड 70,000 इयर्स अगो होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर चलना शुरू किया, माइग्रेट करना शुरू किया। कुछ लोग उसमें से यूरोप चले गए, कुछ लोग मिडल ईस्ट के थ्रू होते हुए इंडिया की तरफ आए, उधर से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया और फिर वो घूमते-फिरते नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में चले गए। वो जर्नी हमें थोड़ा पहले से पता है। लेकिन होमो सेपियंस की जर्नी भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन्स हैं, आज हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमन्स हैं,
ये मॉडर्न रूप हम लोगों ने लगभग 3 लाख साल पहले लेना शुरू किया था। लेकिन इससे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, अराउंड 9 लाख ईयर्स अगो, वहाँ पे उन्होंने कुछ बॉटलनेक्स को जो है बॉटलनेक्स को फेस किया। बॉटलनेक का मतलब होता है चैलेंजेस। देखिए, आइस एज हुआ करती थी, ग्लेशियर एज हुआ करती थी, फिर वार्म पीरियड आया करता था, फिर ग्लेशियर आइस एज आया करती थी। ये तो हमेशा से ही हो रहा है ना। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे 9 लाख ईयर्स अगो, उन्होंने आइस एज को फेस किया। जब आइस एज को फेस किया तो मोस्टली जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ लोग ही उस समय जो है वो सर्वाइव कर पाए। उसके बाद फिर से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फिर से आइस एज आया, वार्म एज आया, फ्लड्स आई, फॉरेस्ट फायर ये बहुत कॉमन हुआ करते थे। अर्थक्वेक्स भी आया करते थे, मेटेओराइट्स का इम्पैक्ट हुआ करता था। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। तो एक्सटिंक्ट होते चले गए, कुछ लोगों ने सर्वाइव किया, उन्होंने फिर से पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर दिया। तो जो पहले वाली स्टडीज़ हुआ करती थी, वो कहती थी कि प्रेज़ेंट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, लगभग 1 लाख हमारे एंसेस्टर्स ने शायद सर्वाइव किया होगा और यहाँ से जो है आज हमारी दुनिया की पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन हो गई है। लेकिन रिसेंट चाइना में एक स्टडी की गई है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये जो 1 लाख वाला फिगर है बहुत ज़्यादा है। देयर वर अराउंड 1200 एंसेस्टर्स जिन्होंने सर्वाइव किया था और इनके बाद में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होके जो है 8 बिलियन हुआ है। क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए न्यूज़? इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्टडी अभी की गई है तो पीयर रिव्यू वगैरह बाकी है। लेकिन ये हमें पता कैसे चला? इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग। क्योंकि हमारे जो डीएनएज़ होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, वो हमारी पूरे एंसेस्टर्स की जो हिस्ट्री होती है, उसको अपने अंदर जो है उनको स्टोर करके रखते हैं। अगर हम अपने डीएनए को, जीनोम्स को अच्छे से पढ़ लें, स्टडी कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे हुआ करते थे। उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन-कौन सी बीमारियाँ उनको हुआ करती थी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था, उस बोन डेंसिटी कैसे होती थी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमें सब पता चल जाता है। ये इसलिए जीनोम सीक्वेंस इतना इम्पोर्टेंट है। तो एज़ अ टॉपिक आपको जीनोम सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जीनोम सीक्वेंस से पहले आपको पता होना चाहिए जीनोम क्या होता है। सीक्वेंस तो आप समझ ही गए होंगे, सीक्वेंस का मतलब होता है भैया उनको एक लाइन में इस तरह से सीक्वेंस के अंदर लगाना। आप घर में जो बुक्स होते हैं उसको भी सीक्वेंस से लगाते हो, हमारे जो बुक्स होती हैं उसके अंदर भी चैप्टर जो है वो सीक्वेंस से होते हैं। तो हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में जो जीन्स होते हैं हमारे, जिसे हम लोग जीनोम कहते हैं। जीनोम इज़ बेसिकली लाइक अ ग्रुप ऑफ जीन्स जिनको एक सीक्वेंस में लगाया जाता है, जिसे हम लोग जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस लगाया जाता है हमारे जो डीएनए होते हैं, उनके बेस के आधार पर। बेस कौन-कौन से होते हैं? एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन और थायमाइन। अब सोच रहे होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ? देखिए, ये होता है हमारा डीएनए। ये एक लैडर स्ट्रक्चर जैसा होता है। यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये हमारा एडेनाइन है। जो ये थोड़ा पर्पल में है, वो है थायमाइन। जो ये थोड़ा पिंक में नज़र आ रहा है, जो है आपका साइटोसिन है और जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है गुआनाइन है। इनकी आपस में पेयरिंग होती है। ये जो बेस होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जो कि बेसिकली प्रोटीन का बेसिक पॉइंट होता है। ये आपस में पेयर बनाते हैं और उस पेयर बनाने से हमारा डीएनए बनता है और डीएनए से ही हमारी पूरी लाइफ, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी जो पूरी लाइफ होती है, वो रेगुलेट होती है। तो डीएनए और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारा प्रेजेंट और इवन हमारा जो फ्यूचर है उसको डिटरमाइन करते हैं। और जीनोम सीक्वेंस में हम लोग बेसिकली इन्हीं को सीक्वेंस में लगाते हैं। यूजुअली हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर कई बिलियन, 3.0 बिलियन जो है ऐसे पेयर हो सकते हैं। ठीक है? सी और जी का पेयर होता है, ए और टी का पेयर होता है, मतलब एडेनाइन और थाइमाइन का पेयर होता है, साइटोसिन और गुआनाइन का पेयर होता है। हमारी बॉडी में 3.05 बिलियन ऐसे पेयर होते हैं। यूजुअली ये जो पेयर होते हैं हमारी बॉडी में आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी किसी के अंदर अगर चेंज आ जाता है या कोई मिस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कई बार लोगों को कैंसर भी हो सकता है, कई बार किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है। वो चीज़ें भी यहाँ पे डेफ़िनेटली होती हैं। इसलिए इनको पढ़ना और इनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको जो कई बार लोगों को रेयर डिसीज़ हो जाती हैं,
हेरिडिटरी डिसीज़ हो जाती हैं, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी के जो हमारा जो डीएनए है, वो हम लोगों ने मदर और फादर से ही रिसीव करते हैं। तो उनको अगर कोई बीमारी होती है हेरिडिटरी फैमिली में, तो वो आपको भी हो सकती है। इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ खास लोगों को अटैक करते हैं। जैसे ब्लैक डेथ 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है? ग्रेट प्लेग भी जिसको कहते हैं। तो अगर हमें अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर का पता होगा, तो हम लोग इनको हैंडल कर सकते हैं, डेफ़िनिटली। हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है? उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, उनके एवोल्यूशन के बारे में जानना है, तो जीनोम सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। दवाइयाँ जो होती हैं, अभी प्रेज़ेंटली हम लोग क्या करते हैं, एक ही तरह की दवाई सबको दी जाती है, एक ही जैसे सिम्पटम्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान की बॉडी में वो जो दवाइयाँ होती हैं, वो सेपरेट तरीके से काम करती हैं। जीनोम सीक्वेंस अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल दवाइयाँ बना सकते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो पूरा तरह से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, राइट? अब किसी का सर में दर्द है, तो सबको क्रोसिन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसेस से कस्टमाइज़ तरीके से दवाइयाँ दी जा सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे जीनोम ऐप एडिटिंग कर सकते हो। जीनोम जो सीक्वेंस होता है, उसके अंदर किसी खास जीनोम को आप हटा सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। फोरेंसिक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार आपने फ़िल्मों वगैरह में देखा होगा, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्राइम करते हैं, तो उनके जो हेयर हैं या नाखून हैं, वो क्राइम साइट के ऊपर छूट जाते हैं। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट आती है कि उससे हम उसका डीएनए मैच कर सकते हैं कि ये कौन पर्सन था, राइट? वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में भी डेफ़िनेटली इसका यूज़ होता है। उसके अलावा वायरस वगैरह जिस तरह से स्प्रेड होते हैं, किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वो सब जीनोम सीक्वेंस से पता चल जाता है। वैक्सीन वगैरह बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस बार कोविड का हम लोगों ने किया था। तो कोविड का जब हम लोगों ने किया था, तो जो सार्स कोव 2 वायरस था, उसी का तो हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंस किया था। तभी तो हम लोग दवाइयाँ बना पाए थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की। लेकिन इतने सारे बेनिफिट होते हुए भी हम लोग लार्ज स्केल पे जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये है कि भैया ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा हायर पावर कंप्यूटिंग आपको चाहिए और भैया बहुत सारी फंडिंग भी चाहिए। ना तो हमारे पास फिलहाल उस तरह के रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटिंग फंडिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह की रिसर्च कर पाती हैं, जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इस तरह की रिसर्च नहीं कर पाती हैं। जब किसी के पास आपका डीएनए की डिटेल्स होती हैं, आपके जीनोम की डिटेल होती हैं, तो डेफ़िनेटली उसका मिसयूज़ भी कहीं न कहीं किया जा सकता है। तो एथिकल क्वेश्चन्स भी हैं, मिसयूज़ किया जा सकता है इल्लीगल तरीके से और दुनिया भर में फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन भी नहीं है। तो इसीलिए कई कंट्रीज़ जो है इसका हो सकता है पोटेंशियल वेपन बनाने वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, क्लोन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। इस तरह की चीज़ें भी डेफ़िनेटली हो सकती हैं, जो थोड़ा-सा इमोरल है और अनएथिकल है। तो वो प्रैक्टिसेज़ की जा सकती हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? इतने सारे चैलेंजेज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, क्या करना चाहिए? इंडिया यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? इंडिया में हम लोगों ने खुद अपना एक जो है इंडिया का जीनोम सीक्वेंस प्रोग्राम चलाया हुआ है 2009 के बाद से। देखिए इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, राइट? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, ट्राइबल पॉपुलेशन में चले जाइए। कितने सारे ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे, है ना? उन सारे ग्रुप्स का जो जीनोम सीक्वेंस है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इसलिए जो बीमारी हमारे देश में होती है, वो सभी ग्रुप्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अटैक करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस ज़रूरी है, ताकि जो मेडिकल अपरेटस हैं हमारी कंट्री में, वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। किसी खास पॉपुलेशन को किस तरह की दवाइयाँ देनी है, वो इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो एथिकल, लीगल, सोशल इम्प्लीकेशन है, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, फैमिलीज़, कम्युनिटी, सोसाइटीज़, इंडिविजुअल, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट सबको इन्वॉल्व करके हम एक पॉलिसी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह का होता है ये जीनोम सीक्वेंस। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है? GCTA, TCA, GG इस तरह का सीक्वेंस होता है ये, ऐसा होता है ये सीक्वेंस। और यहाँ पे कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे किसी को कैंसर हो सकता है, हेरिडिटरी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो जीनोम एडिटिंग का यूज़ करके हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं या फिर किसी बेटर जीनोम को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो जीन एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ुअली होता है। कैस्पर-9 जो है उसके लिए या Cas9 एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम लोग इनको कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग सा इंसिडेंट हुआ है कनाडा में
और वो ह्यूमिलेटिंग इस इन इनकी वजह से हुआ है। ये भाई साहब हैं, हुंका नाम है इनका। और अभी कनाडा यूक्रेन के जो साहब हैं प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की जी, उन्होंने कनाडा में गए थे, वो कनाडा में पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया था। कनाडा की पार्लियामेंट में उन्होंने हुंका को एज़ अ फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि मिस्टर हुंका ने यूक्रेन की फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, रशिया से यूक्रेन को फ्रीडम दिलवाया है, जिसकी वजह से मिस्टर हुंका को कनाडा की पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इनकी बहुत तारीफ़ हुई, इनको अवार्ड वगैरह भी दिया गया। लेकिन बाद में ये पता चला जब इज़राइल ने बताया कि मिस्टर हुंका जो है ना, ये भाई हिटलर की नाज़ी पार्टी के मेंबर थे, एक बड़े ऑफिसर थे और जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, जहाँ पे ज्यूज़ को मारा गया था, ये उनको भी कंट्रोल किया करते थे। इसका मतलब मिस्टर हुंका बहुत सारे ज्यूज़ की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखिए consequences कैसे हुए। एक तरफ कनाडा वाले इनके लिए तालियाँ बजा रहे हैं, पार्लियामेंट कनाडा की पार्लियामेंट में हो रहा है सब कुछ ये। दूसरी तरफ ये जो है नाज़ी मर्डरर भी हैं। अब कनाडा वाले पीछे से सॉरी बोल रहे हैं कि हमसे तो गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई आप वहाँ पे बैठे हो, पढ़े-लिखे इंसान हो, आपको यही नहीं पता कि इनकी हिस्ट्री क्या है? आप इनको एक कनेडियन हीरो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कनेडियन हीरो हैं, ये यूक्रेनियन हीरो हैं। आपको पता ही नहीं है आप किसको हीरो बोल रहे हैं। आप मिस्टर हुंका को अपनी पार्लियामेंट में बुलाते हो, इनको अवार्ड देते हो, स्टैंडिंग ओवेशन देते हो, तारीफ़ पे पुल बाँधते हो और आपको पता ही नहीं है कौन है। इस तरह की चीज़ें जो है कनाडा में हो रही हैं, बेवकूफ़ जनता है। अ, जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो बेवकूफ़ ही नज़र आ रहे हैं वहाँ के, खासकर स्पीकर ने तो सॉरी बोला है ट्विटर पे आके वैसे भी सॉरी बोला है वहाँ के स्पीकर ने। तो उसी तरह की चीज़ें जो है खालिस्तान के बारे में भी हो रही हैं। अंट-शंट कुछ भी बोले जा रहे हैं, इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये किया, वो किया, वहाँ पे निज्जर को जाके मारा है। हालाँकि उनके पास कोई प्रूफ़ नहीं है। अगर है तो उन्होंने फिलहाल उसको दिखाया नहीं है। क्योंकि प्रूफ़ अगर उनके पास है तो वो क्रेडिबल प्रूफ़ नहीं है। और कनाडा ने ये कहा है कि जो वो इंडिया के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, वो 5 आई इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लगा रहे हैं। तो ये 5 आई अलायंस है क्या? 5 आईज़ मतलब 5 आँखें। ये जो अलायंस है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी थी, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ये 5 कंट्री होती हैं। सारी की सारी ये पाँचों कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं। अगर आप इनके हिस्ट्री की बात करें तो सभी एक ही जगह से आए हैं भाई। यूके से, आयरलैंड वगैरह से लोग यूएसए में गए। यूके से ही लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, वहीं से वो न्यूजीलैंड वो सेम बेसिकली एंग्लो सैक्सन जिसको बोलते हैं वही सेम पॉपुलेशन भी है। इनकी हिस्टोरिकल अगर आप एंसेस्टर्स की बात करें तो वो भी कॉमन है, लैंग्वेज भी कॉमन है, कल्चर भी कॉमन है, सभी डेमोक्रेसी भी हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, तो बहुत सारे जो है इनके अंदर यूनिक ट्रेड्स हैं। तो इनकी एक अलायंस थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनी थी, जब नाज़ी, जर्मनी या फिर जापान के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ करता था, ये जो नाज़ी जर्मनी है या जो जापान है, वो सीक्रेट कोड्स एक-दूसरे को भेजा करते थे। उस समय यूके और यूएसए ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, जहाँ पे उन्होंने जर्मनी के कोड्स को ब्रेक किया। फिर बाद में ये इसकी वजह से इतना सक्सेस मिला इनको कि नाज़ी जर्मनी के जो ऑपरेशंस हुआ करते थे, इनको पहले ही पता चल जाया करता था। लेकिन फिर बाद में इसके अंदर कनाडा ने भी ऐड हो गया 1949 में, फिर न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी 1956 में इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये 5 आई जो है अलायंस बना, जिसका काम बेसिकली यही होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। काफ़ी समय तक ये जो 5 आई अलायंस है वो ऑलमोस्ट डोरमेट रहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका रेलेवेंस दोबारा से बढ़ गया है बिकॉज़ ऑफ द साउथ चाइना सी कि पैसिफिक ओशन में इतना डोमिनेंस साउथ चाइना सी करने की कोशिश कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए 5 नाई आई जो अलायंस है वो दोबारा से प्रोमिनेंट हो गया है और इंडिया के ऊपर जो है वो जो कनाडा ने आरोप लगाए हैं, उसका भी यही कहना है कि 5 आई अलायंस ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, उसके बेसिस पे हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई, तो ये सब होता रहा हाँ, कल हम लोगों ने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था ये पीवाईक्यू है। आई थिंक 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। इसमें पूछा गया था कि भैया एस्टेरॉयड और कोमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। कल मैंने आपको एस्टेरॉयड के बारे में बताया था। एस्टेरॉयड आर द स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of the frozen gases held together by the rocky and the metallic material। ठीक है जी। उसके अलावा क्या लिखा है देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। अच्छा जी, ठीक है। व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी। ये सेकंड पार्ट इसका जो है गलत हो गया।
क्योंकि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक क्यूपियर बेल्ट पाई जाती है। क्यूपियर बेल्ट ये सोलर सिस्टम से बाहर होती है। कॉमेट्स यहाँ पे एक्चुअली पाए जाते हैं और कभी-कभी ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंट्री भी कर जाते हैं। ये जो कॉमेट्स होते हैं, जिसे हम लोग ध्रुव तारा भी कह सकते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं। तो ये बाहर से आते हैं, ये वीनस मरकरी के बीच में नहीं होते हैं। तो ये इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। कॉमेट शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला ना ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा ऐसे ही तो होता है। वो आपको थोड़ा इस तरह का नज़र आता है और इसके बैक साइड में टेल होती है। यूजुअली ये जो टेल होती है, अगर सन यहाँ पे है, तो ये टेल यहाँ पे होगी और अगर सन यहाँ पे है, तो ये टेल जो है वो पीछे की तरफ होती है। क्योंकि सन से जो सोलर विंड्स आती हैं, पावरफुल सोलर विंड्स, उसकी वजह से इसकी जो टेल होती है वो बैक साइड में होती है। क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, क्यूपियर बेल्ट से आता है, तो ज़्यादातर इसके अंदर जो है आपको आइस देखने को मिलेगी, फ्रोज़न डस्ट डस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो वो सब होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, कोमेट इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली वहाँ से आता है, तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है जी। देखिए क्यूपियर बेल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर से आता है। इसे ऊट क्लाउड भी कहते हैं, यानी कि जो सोलर सिस्टम से बाहर जो सॉलिड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वो सब मिलते हैं, उसे ऊट क्लाउड भी कहते हैं, जो कि क्यूपियर बेल्ट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए। Newly minted NRF has a chance to bridge India's science society gap। देखिए मतलब इंडिया ने ये स्टेप लिया क्यों है? इसका बेसिक पर्पज़ क्या है? कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंडिया में जो इनोवेशन होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। पहली बात तो ये है। इंडिया में जो पेटेंट्स हैं, वो बहुत कम होते हैं। यानी कि ओरिजिनल जो डिस्कवरीज़ हैं, इनोवेशंस हैं, वो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम होती हैं। जिस तरह से हमारे देश का साइज़ है, हमारी इकोनॉमी है, जिस तरह से यंग पॉपुलेशन हमारे देश में है, जिस जिस तरह से हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट्स जो है वो निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में हर साल। हमारे देश में पेटेंट बहुत कम है। छोटी-छोटी कंट्री इंडिया से बढ़िया पेटेंट करवा लेती हैं भैया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनोवेशन है नहीं। क्योंकि साइंस एंड रिसर्च के अंदर हम लोग बहुत ही कम पैसा खर्चा करते हैं, व्हिच इज़ लेस देन 1%। जबकि अगर अमेरिका में जाएँ, चाइना में जाएँ, यूके में जाएँ, स्विट्ज़रलैंड में जाएँ, वो अपनी जीडीपी का काफ़ी पैसा साइंस एंड रिसर्च के ऊपर खर्चा करती हैं। रिसर्च पे, इंडिया नहीं करता है। और जो भी हम लोग पैसा हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत इनोवेशन हो भी रही है ना, वो मोस्टली जो इनोवेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही कम हो रही है। तो उसी लिए हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ बड़ा करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा देश हम लोग वर्ल्ड विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी लीडर की होने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे इनोवेशन भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अमेरिका का जो रिसर्च फाउंडेशन है, उसको कॉपी करके हम लोगों ने इंडिया में अपना खुद का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया। ठीक है जी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपीस दिए जाएँगे अगले 5 साल में, यानी कि 2023 से लेके 2028 के बीच में। ये 50,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने बताए हैं, वो कहाँ से आएँगे? उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से आएगा, कुछ पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से या फिर फिलैंथ्रोपी वहाँ से आएगा। फिर हम लोग मिला-जुला के इंडिया में एक रिसर्च का माहौल बनाएँगे। ये इनका कहने का पर्पज़ है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी फ़ोकस किया गया है ज़्यादा रिसर्च के ऊपर। अब ये बनेगा कैसे? कौन इसके अंदर होगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में होगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके एस ऑफिशियो प्रेज़िडेंट होंगे। इसका जो मेजर काम होगा वो एक एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, उनके द्वारा वो चेयर किया जाएगा। 16 मेंबर की ये बॉडी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा है, हम लोग सिर्फ़ अपने बजट का 0.69% ही खर्चा करते हैं। सोच के देखिए, डीआरडीओ, इसरो, इस तरह की बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है। सिर्फ़ इतना पैसा हम उनको देते हैं, तब जाके वो वर्ल्ड क्लास बनी है। अगर सोच के देखो हम अपने बजट का 2% दे देते या 2.5% दे देते, तो वो कितना कमाल कर देती, राइट? लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं पे आती है, हमारा बजट बहुत लिमिटेड है। इसमें से कुछ हिस्सा एजुकेशन को जाता है, कुछ हेल्थ को जाता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है, कुछ यहाँ डिफेंस में जाता है, कुछ इधर जाता है। तो लिमिटेड सा बजट है। अगर आप यहाँ पे 2% दोगे, तो इसका मतलब कहीं और से आपको कट डाउन करना पड़ेगा, एजुकेशन से या हेल्थ से, कहीं ना डिफेंस से। अगर यहाँ पे हम लोग डिक्रीज़ करते हैं, तो कहीं और पे इंक्रीज़ होता है। तो लिमिटेड सा बजट है ना, तो हमारे पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि भैया प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ़ गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो
वो सब हुआ। तो लैक ऑफ फोकस भी है हमारे यहाँ पे और मेजर फोकस इंडिया में क्या है ना, ज़्यादातर साइंस फील्ड में फोकस होता है, साइंस फील्ड में। अरे ह्यूमैनिटीज़ में भी तो हमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है ना, ह्यूमैनिटीज़ में भी तो हमें इनोवेशन चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एनआरएफ को इंट्रोड्यूस किया है। इनका कहना है कि भैया हम लोग हिस्ट्री में, आर्ट में, ह्यूमैनिटीज़ में, इकोनॉमी में, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी वहाँ पे भी रिसर्च करेंगे, सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ये इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आता है। लेकिन चैलेंजेस तो हैं। पहली बात तो ये जो 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो किस सेक्शन को ज़्यादा मिलेंगे तो झगड़ा होगा। इसरो कहेगा हमें ज़्यादा दीजिए, कोई एक यूनिवर्सिटी आईआईटी खड़गपुर के कहेगी हमें ज़्यादा दीजिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो कहेगा हमें पैसा दीजिए। तो जो इक्विटेबल फंडिंग है, क्या ये बराबर-बराबर सबको फंडिंग मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो अभी तक टैकल नहीं किया गया है। डाइवर्स डिसिप्लिन है, सबकी यूनिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से किस तरह से अलॉटमेंट होगा हमें पता नहीं है। और जब तक हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री का मेजर फोकस क्या होता है? पैसा कमाना। उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक गुड से, साइंटिफिक डिस्कवरी से। तो जब सरकार ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट करे, तो क्या वो अपने लिए करे या सोसाइटी के लिए करे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में फिलहाल इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया है, तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। अभी जो प्रेज़ेंटली इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये जो एनआरएफ है, जब इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इन प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या इनको बंद कर दिया जाएगा? या इनको बंद करके नया प्रोजेक्ट सेम फील्ड में किया जाएगा? क्या होगा? इसके बारे में कुछ खास क्लैरिटी हमें है नहीं। फिलहाल जो इंडिया में रिसर्च वगैरह का काम होता है, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये जो एनआरएफ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इसको रिप्लेस करेगा। तो ये नहीं कि हम इसको खत्म कर देंगे शायद, ठीक है, फिलहाल तो ऐसा ही कहा है सरकार ने। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2009 में बनाई गई थी। कई सारी स्कीम्स, प्रोग्राम भी इसके अंदर में चलाई जाती हैं। कुछ अवार्ड्स वगैरह भी इसके अंदर दिए जाते हैं, ठीक है? ये फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। चलिए जी। उसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में आया है कि नॉर्थ ईस्ट एक सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी है। देखिए, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला ऐसे बात करते हैं। लेकिन जब यूजुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात आती है, तो हम लोग एक ही टर्म यूज़ करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हम लोग ये नहीं कहते सेपरेटली मणिपुर, अरुणाचल एंड ऑल दैट, क्योंकि एक मन में ये बैठ गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वो एक सिंगल यूनिट है। उनका कल्चर एक जैसा है, उनकी इकोनॉमी एक जैसी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है, शायद उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर नज़र आएगी। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम, मणिपुर, मेघालय एंड ऑल दैट। क्योंकि बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़। और ये ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वो इंडो चाइनीज़ मोंगोलॉइड रेशियल ग्रुप से आती हैं, जो कि मेनलैंड इंडिया का जो रेशियल ग्रुप उससे काफ़ी डिफरेंट है। जो साउथ इंडिया में रेशियल ग्रुप पाए जाते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को सिंगल यूनिट बोलना, ये थॉट आया कहाँ से? ये थॉट आया ब्रिटिश कोलोनाइज़र से। जब ब्रिटिश हुआ करते थे, वो नॉर्थ ईस्ट को एक ही यूनिट के तहत देखा करते थे। तो फिर बाद में जब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी, तो हम भी ऐसा करने लगे। तो मेजर-मेजर तरीके से यहाँ से शुरुआत हुई है। अब इनका ये कहना है कि भई देखिए, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप वहाँ पे हैं, ठीक है? जैसे इंडिया, वहाँ पे आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मिलेगी, कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी, एथनिक डाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। तो इट कैन नॉट बी पोर्ट्रेड मेयरली एज़ अ होमोजेनियस कैटेगरी। और शायद यही गलती हम लोगों से होती है कि हम वहाँ की डाइवर्स नीड्स को समझ नहीं पाते हैं। और जिस तरह से मणिपुर में चीज़ें हुई, राइट? जिस तरह से असम में चीज़ें होती हैं कई बार, दंगे-फ़साद वगैरह होते हैं। और इसी चीज़ का नतीजा है कि हमारी अप्रोच ही गलत है नॉर्थ ईस्ट को लेके। हम लोग वहाँ की सोशल रियलिटी समझ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे माइग्रेशन, लैंड राइट्स हों, नहीं समझ पाते। इंसर्जेंसी भी शायद हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते। मिलिटराइज़ेशन वहाँ पे जो हो रहा है, अपसपा वाला जो इश्यू है, उसको लेके सवाल खड़े होते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आप दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु वगैरह में देश में कहीं चले जाएँ, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के लिए जो है डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। क्योंकि हमारी अप्रोच ही भैया वहाँ पे गलत है।
अभी एक कमेटी बनाई गई थी, बैजू बावरा कमेटी 2014 में, जिसमें ये बताया गया था, इसको काम दिया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए। तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। एक बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आई यहाँ पे वो है फंडिंग वाली। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बैंक्स वगैरह ईज़िली फंडिंग नहीं देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कम फंडिंग वहाँ पे जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो काफ़ी कम होता है। हेल्पलाइन हम लोगों ने चलाया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए, लेकिन वो सिर्फ़ दिल्ली में ही काम करता है, देश में कहीं और काम करता नहीं है। नेशनल तो एक नेशनल हेल्पलाइन भी होनी चाहिए पूरे देश में जो काम करे। राइट? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो ज़रूरी हैं। एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस किया जाना चाहिए, ठीक है? और एजुकेशन लेने के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन से, मणिपुर से या नागालैंड कहीं से भी अगर यंग लोग देश में कहीं काम करने जाते हैं, तो उनको वेलकम किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुकीज़ और नागाज़ का जो इश्यू है, असम में, अभी मणिपुर में जो कुकीज़, मेइती वाला जो इश्यू है, खासकर वीमेन रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हुआ है, इन चीज़ों को हम लोग तभी समझ पाएँगे जब हम वहाँ की डाइवर्स नीड्स को समझ पाएँगे। राइट? बहुत सारी फैमिली डिस्प्लेस हो गई, जो वहाँ पे अर्निंग मेल मेंबर था, उसकी डेथ हो गई, तो बाद में फीमेल को ही सारा कुछ फॉलो वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स। फीमेल ही वहाँ की प्राइमरी ब्रेड विनर हो गई हैं भैया। ये सारी चीज़ें हम लोग तब समझेंगे जब हर स्टेट की अलग-अलग प्रॉब्लम्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अब देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है। विद एग्रीकल्चर बीइंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लैंड इज़ हाइली वैल्यूड एंटिटी। अब स गवर्नमेंट ने कई बार क्या करती है, डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है वहाँ पे। रोड्स बनाना है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है या कुछ भी बनाना है। लेकिन लैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों के लिए बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। लैंड वहाँ पे सिर्फ़ एक ज़मीन, एक कमर्शियल कमोडिटी नहीं है। लैंड उनकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। लैंड से उनका सर्वाइवल होता है। तो इसीलिए हम लोग पॉलिसी बनाते समय वहाँ की लोकल नीड्स को समझना ज़रूरी होता है। खासकर वीमेन जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रही हैं, चाहे माल न्यूट्रिशन हो, स्ट्रेस हो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? पॉवर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पे हुई है पिछले दिनों में। हेल्थ सर्विसेज़ काफ़ी हैम्पर हुई हैं बिकॉज़ ऑफ द इश्यूज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके अलावा जो वुमेन रिज़र्वेशन है, नागालैंड में पहली बार 2 फीमेल एमएलए वहाँ पे चुनी गई हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। 33% जो रिज़र्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट में, नागालैंड में कई सारे ग्रुप्स इनको अपोज़ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे समझनी पड़ेगी। यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो मैट्रिलिनियन है, जैसे पैट्रिलिनियन नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि वीमेन को शायद वहाँ पे ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली ऐसी है नहीं। खासकर खासी ग्रुप या गारो ग्रुप जो है मेघालय में पाया जाता है, कहा जाता है कि वो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे फीमेल वो डोमिनेंट पोज़ीशन में होती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा ग्राउंड पे है नहीं। यूजुअली देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है अगर आप देखोगे तो शादी करने के बाद जो फीमेल होती है वो यूजुअली अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे शिफ्ट होती है। गारो, खासी या कुछ ट्राइब्स में वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेल जो होता है वो अपनी वाइफ़ के इन-लॉज़ के घर में जाके शिफ्ट होता है। तो ऐसा देखा जाता है भैया वहाँ तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, बट ऐसा है नहीं। मैट्रिलिनियल का मतलब वहाँ पे ज़्यादातर ये है कि जो सरनेम होता है वो एक्चुअली मदर का यूज़ किया जाता है, सरनेम। और जो घर की सबसे छोटी बेटी होती है, ज़मीन वगैरह भी उसके नाम पे होती है। बट ज़मीन को मैनेज करना, उसको बेचना, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना, वो वहाँ के एक्चुअली मेल के हाथ में होता है। स्पेशली जो मैटरनल अंकल होते हैं, यानी कि जो मामा जी होते हैं, उनके हाथ में ज़्यादातर होता है। तो जितना वो समझा जाता है कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, उतना एक्चुअली है नहीं। तो ये हम लोग ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि हम हमें उस सोसाइटी की समझ ही नहीं है। हम सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। जो कि गलत है, और इसीलिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो वहाँ पे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक होमोजीनियस यूनिट की तरफ नज़र से देखते हैं, जबकि वो एक हेटेरोजीनियस ग्रुप है। तो ये अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, तो डेफ़िनेटली ये आर्टिकल आपको थोड़ी समझ डेवलप करेगा और कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी? तो बस आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, आप देख सकते हो, ये तो मैंने करवा ही दिए हैं दोनों आपको शायद। हाँ। ये हम लोगों ने कल कर लिया था एक्चुअली बेसिकली मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट वाला जो सिस्टम है, तो इसके अंदर कुछ ख़ास ऐड नहीं किया गया है, तो रिपीट करके कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, ये आप यहाँ से कुछ कर सकते हो, तिब्बत वाला इश्यू पढ़ सकते हो। मॉनसून ने विथड्रॉ शुरू कर दिया है, इसके बारे में हम लोग डेफ़िनेटली बात करेंगे। और तमिलनाडु के अंदर कुछ टेम्पल्स में फीमेल प्रीस्ट को
अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये विमेन इक्वालिटी वाला जो 33% विमेन रिजर्वेशन दिया गया है उसके रिगार्डिंग है। तो ये हम लोग रिपीट मुझे लगा तो इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया है, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो डेफिनिटली इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय